जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में है आफ्टर गैलो-साइक्स लॉ वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है देखिएगा, सबसे पहले हम ये जानेंगे इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था। देयर वॉज अ साइंटिस्ट नेम्ड जॉन डाल्टन, इन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज किया। और इस थ्योरी के जो मेन पॉस्टुलेट्स थे वो क्या क्या थे उसको देखते हैं। पहले पॉस्टुलेट में इन्होंने ये बताया कि जो मैटर होता है, अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। एंड दीज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स बाय विच मैटर इज मेड अप ऑफ, उसको क्या कह देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एटम्स, उनको एटम्स कहते हैं। तो पहले पॉइंट में बताया मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज एटम्स। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया कि जो सेम सब्सटेंस होता है, सेम सब्सटेंस, या हम ये कह सकते हैं सेम सब्सटेंस या सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, एटम्स, ठीक है, वो कैसे होते हैं, दे आर फाउंड टू बी आर सिमिलर, दे आर सिमिलर इन ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स। जैसे उनका शेप सेम सिमिलर होता है, साइज भी सिमिलर होता है, मास भी सिमिलर होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। यानी सेम सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी सिमिलर इन ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स, दैट इज द शेप, साइज, मास एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। जबकि अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स के बारे में, यानी एटम्स ऑफ different substances they are found to be different, ये वो डिफरेंट होते हैं in all the aspects, in all the possible aspects। उनका साइज भी डिफरेंट होगा, शेप भी डिफरेंट होगा, मास भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। फोर्थ पॉइंट है जो एटम्स होते हैं, एटम्स दे आर indestructible, एटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो एटम्स होते हैं, एटम्स दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, दे आर सपोज टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स which participate in a chemical reaction, which take part or take part in a chemical reaction। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, आपने कोई भी कंपाउंड लिया, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में जो आपका रिलेटिव नंबर, रिलेटिव काइंड एंड जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में रिलेटिव नंबर और रिलेटिव काइंड ऑफ एटम्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स पोस्टुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या थी, तो मैं बात करता हूँ लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्या क्या लिमिटेशंस थी डाल्टन्स थ्योरी की, उनको जानते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की जो पहली लिमिटेशन थी वो ये थी that this particular theory was unable to explain how atoms of different elements are different from each other, are different from each other, from each other। पहला जो लिमिटेशन था वो ये था कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, ये पहला लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन था दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई, दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ different elements combine
to form compound atom और compounds, कि किस तरह से आपके डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, है ना, ताकि वो कंपाउंड बनाए या फिर वो कंपाउंड एटम्स बनाए। तीसरा, दिस पर्टिकुलर थ्योरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स विच बाइंड एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो किस प्रकार के फोर्स से बाइंड होते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया गया इन दिस स्पेसिफिक थ्योरी। इसके अलावा दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द गैलुसैक्स लॉ एज वेल एज, सो दिस थ्योरी वाज गैलुसैक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये थ्योरी गैलुसैक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लास्ट पॉइंट, दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल को आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी इस थ्योरी में नहीं दिया गया। सो दीज ऑल वर द लिमिटेशंस ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसके बाद में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद एक थ्योरी प्रपोज की गई विच इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब एवोगैड्रो लॉ क्या था उसको देखते हैं। हमें पता है, अगर मैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करता हूँ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है द एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर एटम्स। जो भी आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर एटम्स। तो ये थी आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके अलावा अगर मैं गैलुसैक्स लॉ की बात करता हूँ, गैल्यूसैक्स लॉ, तो गैल्यूसैक्स लॉ ये कहता है कि द गैशियस रिएक्टेंट्स, जो भी आपके गैशियस रिएक्टेंट्स होते हैं, कंबाइन टुगेदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर सबसे पहले डाल्टन्स थ्योरी की बात करें तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये कहती है जो भी आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर एटम्स। जबकि गैल्यूसैक्स लॉ कहता है कि जो गैशियस रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो एक साइंटिस्ट आई, सबसे पहले उनका नाम था बर्जेलियस आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और गैल्यूसैक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम को कोरिलेट किया। इन दोनों को, गैल्यूसैक्स लॉ को भी और डाल्टन्स थ्योरी को कोरिलेट किया, और कोरिलेट करने के बाद में अपनी एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस दी विच इज कॉल्ड एज बर्जेलियस हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं बर्जेलियस हाइपोथेसिस। इसको बोलते हैं बर्जेलियस हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस में मैंने बताया, if we are taking the similar condition of temperature and pressure at the similar conditions of temperature and pressure, इन्होंने कहा अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस लेते हैं तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस combine in the same number of atoms। क्या कहा गया? अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस लेते हैं तो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो भी आपके डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके इक्वल वॉल्यूम सेम नंबर ऑफ एटम्स या इक्वल नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्म में कंबाइन करते हैं।
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आपने दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिया, उसकी रिएक्शन की आपने क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करता है, क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है वो भी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ गैलोसेक्स लॉ की, तो इसका पता है एक वॉल्यूम क्लोरीन के एक वॉल्यूम से कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स थ्योरी, तो डाल्टन्स थ्योरी के हिसाब से अगर मैं इसका मानूँ, इसके एन एटम्स, या एक एटम मान लेता हूँ, एक ही बात है, एक एटम क्लोरीन के एक एटम से कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म 2 कंपाउंड, टू कंपाउंड एटम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर एटम्स की ही बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूल शब्द यूज नहीं किया है, मैं कंपाउंड एटम शब्द यूज कर रहा हूँ, है ना। तो अब आपने देखा, अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड एटम है वो एक बने, एक, अगर एक कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन हो HCl का, तो क्लोरीन के कितने एटम चाहिए, हाफ एटम, और हाइड्रोजन के भी कितने एटम चाहिए, हाफ एटम। लेकिन हम जानते हैं एटम कैसा होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम हाफ एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन का ले ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो थ्योरी था ना, बर्जेलियस हाइपोथेसिस, इट वाज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द पॉसिबल केसेस। इस वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया और फिर एक नई थ्योरी को प्रपोज किया गया, विच इज कॉल्ड एज द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, या इसको हम लोग एवोगैड्रोस लॉ भी कहते हैं। तो क्या थी ये हाइपोथेसिस, उसको जानते हैं। मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस हाइपोथेसिस, अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका वन वॉल्यूम जो इसके वन वॉल्यूम से कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ये था अकॉर्डिंग टू गैलियोसेक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, इसका वन एटम इसके वन एटम से कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म 2 एटम्स ऑफ 2 कंपाउंड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि वन कंपाउंड एटम बने हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो हमें हाफ एटम चाहिए होगा क्लोरीन का, और हाफ एटम ही हमको चाहिए होगा किसका, हाइड्रोजन का। तो किसी भी पर्टिकुलर एटम का हाफ एटम तो हम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एटम इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसी वजह से दिस पर्टिकुलर थ्योरी वाज डिस्कार्डेड। तो फिर एक दूसरी थ्योरी प्रपोज की गई, और वो थ्योरी थी एवोगैड्रोस थ्योरी। ये थ्योरी कहती है, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस थ्योरी में बताया गया अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस लेते हैं, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी, जहाँ पर एटम शब्द यूज किया था ऊपर, उसकी जगह पर केवल यहाँ पर मॉलिक्यूल शब्द यूज किया गया। इसमें ये बताया गया अगर हम सिमिलर कंडीशंस लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का, तो टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस पर, ठीक है, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो दिस पर्टिकुलर थ्योरी is said to be the Avogadro's hypothesis. To explain it, I want to take the same example. इस बात को समझाने के लिए हम लोग सेम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या किया, सेम एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, दैट इज, आपने यहाँ पर लिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दोनों ने कंबाइन किया, क्या बनाया, दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। हमसे ये कहा गया अगर हम हाइड्रोजन का वन वॉल्यूम लेते हैं, तो ये क्लोरीन के वन वॉल्यूम से कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू गैलियोसेक्स लॉ। और अगर मैं यहाँ पर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की बात करूँ, तो इसका एक मॉलिक्यूल
इसके एक मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा क्लोरीन के एंड इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम चाहते हैं कि एक मॉलिक्यूल बने हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने के लिए हमें आधे मॉलिक्यूल तो क्लोरीन की आवश्यकता होगी एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल बी रिक्वायर्ड। हम ये भी जानते हैं हाफ मॉलिक्यूल को हम लोग लिख सकते हैं 1 एटम of hydrogen. Similarly, half molecule of chlorine can be written as 1 atom of chlorine and then it results into the 1 molecule of hydrogen chloride. तो आपने देखा मॉलिक्यूल को तुम डिवाइड कर सकते हैं दैट्स इनटू एटम, दैट्स व्हाई दिस स्पेसिफिक हाइपोथेसिस कैन इज फाउंड टू बी करेक्ट। तो क्या बताया गया इस हाइपोथेसिस में, द इक्वल अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो दिस स्पेसिफिक थ्योरी सेड टू बी द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसके बाद में इसके एप्लीकेशंस हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के एप्लीकेशंस उनको जानते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनको देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एटोमिसिटी of elementary gases, जो भी आपकी एलिमेंट्री गैसेस होती हैं उनकी अगर आपको एटोमिसिटी निकालनी है वो निकाल सकते हैं बाय दिस हाइपोथेसिस। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी कितनी है, 2 है, क्योंकि इसमें 2 एटम्स आपके ऑक्सीजन के हैं। ऐसे ओजोन मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी 3 है। तो इस लॉ से हम आसानी से एटोमिसिटी निकाल सकते हैं। एटोमिसिटी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स 1 मॉलिक्यूल। दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, तो मॉलिक्यूलर मास में और वेपर प्रेशर में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर प्रेशर में, सॉरी वेपर डेंसिटी में 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। एक और लास्ट रिलेशन है इसी में ही, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। मास में और गैस के वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो ये होता है मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP, इट इज फाउंड टू बी इक्वल टू इट्स मोलर मास। किसी भी पर्टिकुलर गैस का जो मोलर मास होता है और उसका जो वॉल्यूम है उसमें क्या रिलेशनशिप है, मैंने आपको बताया दैट मास ऑफ 22 लीटर ऑफ गैस एट STP इज फाउंड टू बी इक्वल टू इट्स मोलर मास। So this was about the Avogadro's hypothesis.